टेक्नोलॉजी से हमने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया रिस्पायरेशन को। सबसे पहले नंबर पे हम देखें तो हमारे पास दो टर्म्स यूज होती है। नंबर वन पे आपके पास क्या आती है, रिस्पायरेशन। नंबर वन पे क्या आती है आपके पास, रिस्पायरेशन आती है। नंबर टू पे आपके पास क्या आती है, ब्रीथिंग आती है। नंबर टू पे कौन सी टर्म यूज होती है, ब्रीथिंग का टर्म यूज होती है। ठीक है, अब हम ये देखें कि भी अक्सर स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहती है कि भी रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है, क्या रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग एक है या रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग दोनों डिफरेंट है। आज आप लोगों का कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा इंशाल्लाह। सबसे पहले देखें रिस्पायरेशन की बात करें तो रिस्पायरेशन जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हमने स्टार्ट किया है हमारा सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर रिस्पायरेशन के बारे में। तो सबसे पहले ये देखिए अक्सर स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के स्टार्ट में रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग को डिफरेंशिएट करेंगे। रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग की बात करें तो ये दोनों डिफरेंट प्रोसेस होती है, सेम प्रोसेस नहीं होती। सबसे पहले अगर देखें रिस्पायरेशन की बात करें तो रिस्पायरेशन क्या होती है, ऐसा प्रोसेस। रिस्पायरेशन क्या होती है, आपने क्या बोलना है कि रिस्पायरेशन को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, प्रोसेस एंड विच ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड इज ब्रेक डाउन एंड विच फूड इज ब्रेक डाउन, ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड की क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है। ठीक हो गया। एंड रिलीज या इस तरह कह सकते हो, प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रेक डाउन विद इन सेल के अंदर, विद इन सेल यानी कि सेल के अंदर फूड की क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है। एंड रिलीज एनर्जी और एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिस्पायरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिस्पायरेशन बोलेंगे। अगर हम ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथिंग को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि प्रोसेस ऐसा प्रोसेस, ठीक हो गया, इनवॉल्व्स बोथ, आपने क्या बोलना है कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ऐसा प्रोसेस जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों क्या हो, इन्वॉल्व हो, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ब्रीथिंग बोलेंगे। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए भी आपसे दो वर्ड मैंने यूज किए, एक वर्ड मैंने कहा भाई इनहेलेशन, सेकंड वर्ड मैंने यूज किया है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब, एक्सहेलेशन का मतलब होता है सांस को बाहर भेजना, इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, सांस को लेना। तो हमने क्या कहा भाई, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ब्रीथिंग बोलेंगे। दोनों में डिफरेंशिएट समझा गए। अब रिस्पायरेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि रिस्पायरेशन जो है वो क्या होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं। रिस्पायरेशन क्या होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं। रिस्पायरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बट अगर ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथिंग के केस में आपने क्या बोले कि ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग कौन सा प्रोसेस होता है, फिजिकल प्रोसेस होते हैं। ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, ब्रीथिंग जो है वो क्या होगा, फिजिकल प्रोसेस होगा। इसी तरह हम देखें रिस्पायरेशन की बात करें, रिस्पायरेशन आपके पास क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस होते हैं। रिस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस होते हैं। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक को एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। एक्टिव प्रोसेस उसे बोलते हैं जिसमें एनर्जी का क्या हो, इस्तेमाल हो, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी यूज हो रही है उसे क्या बोलते हैं, एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रिस्पायरेशन की बात करें तो रिस्पायरेशन में एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, इसीलिए हमने क्या कहा, रिस्पायरेशन आपके पास एक्टिव प्रोसेस है। लेकिन ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथिंग के केस में आपने क्या बोले कि ब्रीथिंग आपके पास एक्टिव प्रोसेस भी है। ब्रीथिंग क्या चीज है, एक्टिव प्रोसेस भी है। ब्रीथिंग जो है वो पैसिव प्रोसेस भी है। ब्रीथिंग क्या चीज है, एक्टिव और पैसिव दोनों प्रोसेस है। अगर एक्टिव की बात करें तो ब्रीथिंग में एनर्जी इस्तेमाल भी होती है, ब्रीथिंग में एनर्जी इस्तेमाल नहीं भी होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें एनहिलेशन की बात करें, किसकी बात करें, एनहिलेशन की बात करें तो एनहिलेशन में क्या होती है, जब आप सांस लेते हो उस दौरान एनर्जी यूज होती है। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि ब्रीथिंग में एनहिलेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस है। इसी तरह पैसिव प्रोसेस में हम क्या बोलते हैं, जब आप एक्सहेलेशन करते हैं, जब आप क्या करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं तो उस दौरान एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, इसीलिए हमने क्या कहा कि ब्रीथिंग जो है वो पैसिव प्रोसेस भी है। यहां तक क्लियर हो गया कि ब्रीथिंग एक्टिव और पैसिव प्रोसेस दोनों है। और रिस्पायरेशन की बात करें तो वो सिर्फ एक्टिव प्रोसेस है, उसे एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी के बगैर वो काम नहीं करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, फिर हम देखें अभी हमारे पास क्या आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, टाइप्स ऑफ किसकी बात करते हैं, रिस्पायरेशन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ किसकी बात करते हैं, रिस्पायरेशन।
रिस्पायरेशन के हम डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करते हैं। हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, फर्स्ट टाइप हम क्या करते हैं, रिस्पायरेशन को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे, ऑक्सीजन के बेस पे। किसके बेस पे, ऑक्सीजन के बेस पे, ठीक है। ऑक्सीजन के बेस पे रिस्पायरेशन को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। कितनी कैटेगरीज में, दो कैटेगरीज में। एक हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन, एक हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं, और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, इनएरोबिक रिस्पायरेशन। एक को हमने क्या नाम दिया, एरोबिक रिस्पायरेशन, और सेकंड को हम क्या बोलते हैं, इनएरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं, इनएरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए भाई एरोबिक रिस्पायरेशन किसे बोलते हैं, आपने बोला कि एरोबिक रिस्पायरेशन ऐसी टाइप ऑफ रिस्पायरेशन जो अकर होती है, टाइप ऑफ रिस्पायरेशन which occurs in the presence of oxygen, in the presence of oxygen, in the presence of oxygen। ऐसी टाइप ऑफ रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो उसे क्या बोलेंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ऑक्सीजन एब्सेंट होने के केस में ये एरोबिक रिस्पायरेशन परफॉर्म नहीं होगी। दूसरी टाइप ऑफ रिस्पायरेशन क्या उसे बोलते हैं, हमने कहा भाई कि ऐसी टाइप ऑफ रिस्पायरेशन which occurs in the absence of oxygen, in the absence of oxygen। कि भाई ऐसी टाइप ऑफ रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में हो उसे क्या बोलेंगे, इनएरोबिक रिस्पायरेशन। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन जब तक नहीं होगी तो एरोबिक रिस्पायरेशन परफॉर्म नहीं होगी, ऑक्सीजन जब नहीं होगी तो भी एरोबिक एनारोबिक रिस्पायरेशन परफॉर्म होगी। यहां तक क्लियर हो गया। फॉर एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल्स की मदद से हमने कहा भी कि हमारे पास जो प्राइमरी सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड की बात करें तो ग्लूकोज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ग्लूकोज की बात करते हैं। होता क्या है कि ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज आपके पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। ग्लूकोज के अंदर ये ग्लूकोज जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर, कहां पे, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक हो। ग्लूकोज के साथ क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये ग्लूकोज टूट जाता है दो पायरुवेट्स में। किस चीज में, पायरुवेट्स में, ठीक होगा। दो पायरुवेट्स में ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और पायरुवेट जो है वो क्या होते हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। 3 कार्बन क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। इसी तरह मैंने कहा भाई ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर टूट गया, दो पायरुवेट्स में 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अगर आपने क्या बोलेंगे, इस पायरुवेट की बात करें, ये पायरुवेट मजीद टूटेगा दो तरीके से, 3 तरीके से टूटेगा। कितनी तरीके से, 3 तरीके से ये टूट सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखें, अगर पायरुवेट की बात करें तो पायरुवेट जो है वो टूट रहा है ऑन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन कि इसके अंदर क्या हो रही है, ऑक्सीजन एब्सेंस है, ठीक है। आपने क्या बोले कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अगर एब्सेंट है तो उस केस में क्या होगा कि यीस्ट सेल के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एब्सेंट है यीस्ट सेल के अंदर, तो इस दौरान क्या होगी, जो पायरुवेट है इसकी इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी। क्या होगी, इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी। इसकी क्या होगी, इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी, इसकी कंप्लीट कंबस्शन नहीं होगी। जब ऑक्सीजन एब्सेंट है यीस्ट सेल के अंदर तो ये पायरुवेट की इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी और इससे क्या बनेगा, नंबर 1 पे इथानॉल बनेगा। क्या बनेगा, इथानॉल बनेगा। प्लस सेकंड नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। थर्ड नंबर पे आपने क्या बोल रहे हैं कि 2 एटीपी की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। 2 एटीपी की फॉर्मेशन होगी, इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई लेक ऑफ ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन कम है, लेक ऑफ ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन कम है, तो उस दौरान क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हम देखें लेक ऑफ ऑक्सीजन है, किसके अंदर लेक ऑफ ऑक्सीजन है, ह्यूमन मसल सेल के अंदर। कहां पे, ह्यूमन के मसल सेल्स के अंदर, ठीक है। ह्यूमन मसल सेल्स के अंदर अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो उस दौरान क्या होगा कि ये जो पायरुवेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, नंबर 1 पे आपने क्या बोल रहे हैं कि लैक्टिक एसिड प्लस आपने क्या बोले कि 2 एटीपी के क्या 2 एटीपी पे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। मैंने क्या कहा, पायरुवेट टूटेगा किस चीज में, लैक्टिक एसिड प्लस 2 एटीपी क्या होगी, यहां से रिलीज होगी ह्यूमन मसल सेल्स के अंदर अगर ऑक्सीजन जो है वो कम है। तीसरी पॉइंट, अगर ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है, ऑक्सीजन क्या है,
प्रेजेंट है तो आपने क्या बोलना है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैं क्या बोलूंगा, अगर ऑक्सीजन आपके पास प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के केस में, ठीक हो गया। ये क्या होगा कि ये जो पायरुवेट है इसकी कंप्लीट कंबस्शन होगी, क्या होगी, कंप्लीट कंबस्शन होगी और ये टूट जाएगा किस चीज में, नंबर 1 पे आपने बोले कि वाटर में टूटेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, प्लस आपने क्या बोले कि 36 एटीपी में टूटेगा। किस चीज में टूटेगा, 36 एटीपी में टूटेगा। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि भाई अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ज्यादा तौर पर एरोबिक रिस्पायरेशन कहां पे होती है, आपने बोले कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन अगर मौजूद है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसकी कंप्लीट कंबस्शन होगी, ये वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और 36 एटीपी में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कौन सी चीज, पायरुवेट टूट जाएगा। यहां तक भी क्लियर होगा। अच्छा, अब हम देखें तो भाई आपको समझ आना चाहिए कि भाई एरोबिक और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसकी कंप्लीट कंबस्शन होती है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में इसकी कंप्लीट कंबस्शन नहीं होती बल्कि क्या होती है, इनकंप्लीट कंबस्शन होती है। यहां तक क्लियर होगा। अब हम किसी बात कहते हैं कि भाई हमारे पास ऐसे कोई सेल है, क्या हमारे पास हमारी बॉडी में कोई ऐसा सेल है जो क्या कर रहा है, इनएरोबिकली रिस्पायर कर रहा है, ठीक है। हम तो क्या बोलते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे अंदर क्या हो रही है, एरोबिक रिस्पायरेशन ज्यादा तौर पर हो रही है। लेकिन याद रखना कि ह्यूमन की बॉडी की बात करें या मैमल्स की, तो हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, एक तरह का सेल होता है जो एनएरोबिकली रिस्पायर करते हैं। उस सेल का नाम क्या है, आरबीसीज। सेल को हम क्या बोलते हैं, आरबीसीज बोलते हैं, ठीक है। आरबीसीज यानी कि आपकी जो रेड ब्लड सेल है, आपका जो रेड ब्लड सेल है वो भी क्या करेगा, इनएरोबिकली रिस्पायर करेगा। क्या करेगा, इनएरोबिकली रिस्पायर करेगा। ये क्या करता है, इनएरोबिकली रिस्पायर करता है। यहां तक क्लियर होगा कि भाई आरबीसीज क्या करते हैं, इनएरोबिकली रिस्पायर करते हैं। अब आपसे ये पूछे कि भाई आरबीसीज क्यों एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं, तो आपने क्या बोले कि आरबीसीज की बात करें तो आरबीसीज जो है वो क्या होता है, जस्ट अ बैग ऑफ हीमोग्लोबिन। आरबीसीज क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन का बैग होते हैं। आरबीसीज एक थैला होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। यहां तक क्लियर हो गया। आरबीसीज इज जस्ट अ बैग ऑफ हीमोग्लोबिन। आरबीसीज एक हीमोग्लोबिन का थैला होता है, इसके अंदर ना न्यूक्लियस होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोले आपने, नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी नहीं होता और साथ में आपने क्या बोल रहे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि भाई आरबीसीज हमारे पास जस्ट अ बैग ऑफ हीमोग्लोबिन है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, इसीलिए ये क्या करता है, इनएरोबिकली रिस्पायर करता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम ये देखें कि भाई जो रिस्पायरेशन है वो जिस जगह से, जिस साइड से होती है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी सरफेस बोलते हैं। हम क्या करते हैं, रिस्पायरेटरी सरफेस की बातें करते हैं कि भाई रिस्पायरेटरी सरफेस क्या होती है, किस तरह की होनी चाहिए। तो दूसरा टॉपिक हमने क्या स्टार्ट किया, हमने कहा भाई कि रिस्पायरेटरी किसकी बात कहते हैं, सरफेस की बात कहते हैं। रिस्पायरेटरी हम किसकी बात कहते हैं, सरफेस की बात कहते हैं कि भाई रिस्पायरेटरी सरफेस होती क्या चीज है। सबसे पहले तो आपने क्या बोले कि द एरिया, डिफाइन आपने क्या बोले, आपने बोले कि द एरिया, ऐसा एरिया where gaseous exchange actually take place, where gaseous exchange, जहां पे जो gaseous exchange है वो actually take place होती है। actually क्या होती है, take place होती है, ठीक हो गया। where gaseous exchange actually take place, जहां पे gaseous exchange actually take place होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे respiratory surface बोलते हैं। ऐसी जगह जहां पे एक्चुअल में gaseous exchange होती है उसे क्या बोलेंगे, respiratory surface बोलेंगे। क्या बोलेंगे, respiratory surface। अब देखिए रिस्पायरेटरी सरफेस की बात करें कि भी रिस्पायरेटरी सरफेस की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ताकि गैसेस क्या हो सके, इजीली एक्सचेंज हो सके। किसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की बात कहते हैं। प्रॉपर्टीज इसकी किस तरह की होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या बोले कि रिस्पायरेटरी सरफेस जो है वो क्या होनी चाहिए, परमिएबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, परमिएबल होनी चाहिए। भी परमिएबल होनी चाहिए ताकि जो गैसेस है वो इजीली क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके। नंबर 2 आपने क्या बोले कि रिस्पायरेटरी सरफेस जो है वो थिन होनी चाहिए। मींस कि कितनी थिन होनी चाहिए, 1 मिलीमीटर और लेस। 1 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर से लेस क्या होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए। जितनी थिन ज्यादा होगी उतनी गैसेस एक्सचेंज क्या होगी, इजीली होगी। नंबर 3 आपने क्या बोले कि लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए।
सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उतनी क्या होगी, गैसेस एक्सचेंज ज्यादा होगी। इसके अलावा आपने क्या बोले, आपने बोले कि गुड ब्लड सप्लाई होनी चाहिए। गुड क्या होनी चाहिए, ब्लड सप्लाई होनी चाहिए। भी ब्लड सप्लाई भी अच्छी होनी चाहिए। ब्लड सप्लाई जितनी अच्छी होगी उतनी गैसेस एक्सचेंज क्या होगी, अच्छी होगी। इसी तरह आपने क्या बोले कि गुड वेंटिलेशन होनी चाहिए। गुड क्या होनी चाहिए, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। वेंटिलेशन वेंटिलेशन भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है, अगर ये अच्छी होगी, ये प्रॉपर्स होगी, तो हमारी जो गैसेस एक्सचेंज है वो क्या होगी, बहुत अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से क्या होगी, परफॉर्म होगी। यहां तक क्लियर हो गया। अगर मैं ऐसा बोलूं कि भी के जो एरोबिक रिस्पायरेशन है, हमने देखा एरोबिक रिस्पायरेशन की बात करें तो एरोबिक रिस्पायरेशन के हम स्टेप्स की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन की बात करते हैं। स्टेप्स ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन के हम किसकी बात करते हैं, स्टेप्स की बात करते हैं। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन में हमने कहा स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो क्या आता है, ब्रीथिंग। पॉइंट नंबर 1 आपने क्या बोले कि भाई पहला जो स्टेप आता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या कहा, पहला स्टेप को हम ब्रीथिंग बोलते हैं। ये आल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रिस्पायरेशन बोलते हैं। इसे आल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रिस्पायरेशन भी बोलते हैं। तो मैंने क्या कहा कि पहला स्टेप क्या होता है, ब्रीथिंग, या इसे आल्सो कॉल्ड पल्मोनरी क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन बोलते हैं। अच्छा, दूसरे स्टेप ये देखिए, ब्रीथिंग क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड बॉडी। बॉडी और एटमॉस्फेयर में एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं या पल्मोनरी रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं, आपने क्या बोला कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का क्या करना, एक्सचेंज करना। गैसेस का एक्सचेंज करना बिटवीन किसके दरमियान, बिटवीन आपने बोला है कि एटमॉस्फेयर एंड बॉडी, एटमॉस्फेयर और बॉडी के दरमियान एक्सचेंज करने को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। तो हमने कहा एरोबिक रिस्पायरेशन में जो स्टेप्स है, नंबर 1 पे जो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होती है, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन किसके दरमियान, एटमॉस्फेयर एंड बॉडी के दरमियान। यहां तक क्लियर हो गया। नंबर 2, जब ये लंग्स तक पहुंच जाएगा तो दूसरी एक्सचेंज क्या होगी, लंग्स एक्सचेंज होगी बिटवीन किसके दरमियान, लंग्स एंड ब्लड। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, लंग्स और ब्लड के दरमियान क्या होना, एक्सचेंज होना। दूसरा प्रोसेस। तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट जो स्टेप इन्वॉल्व होते कि भाई जब लंग से ब्लड के अंदर चला गया क्या चीज, गैसेस, अब ब्लड क्या करेगी, इसे ट्रांसपोर्ट करेगी। क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी। तो आपने बोले कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस का क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। अब जब क्या करेगी, ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगी तो टिश्यू तक पहुंचेगी, तो क्या होगी भी, टिश्यूज क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को यानी कि इस गैसेस को अपने पास लेंगे और अपने उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनी है वो उन्हें दे देंगे। ऐसे होगा। तो क्या होगा, तीसरा प्रोसेस आपने क्या बोला कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन किसके दरमियान, ब्लड एंड टिश्यूज, ब्लड और टिश्यूज के दरमियान हम किसकी बात करते हैं, एक्सचेंज की बात करते हैं। चौथा स्टेप क्या होगा, ब्लड और टिश्यूज के दरमियान एक्सचेंज होगा। अब देखिए टिश्यूज के अंदर जब एक्सचेंज हो गया यानी कि ऑक्सीजन जब चला गया, पांचवा स्टेप में आपने क्या बोले कि जब ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज के अंदर चला गया तो वो क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे इस ऑक्सीजन को एंड रिलीज, और क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। और क्या करेंगे, रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को एंड एनर्जी को। तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके। यहां तक क्लियर हो। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं कि इस प्रोसेस को सिंपल वर्ड में हम ये भी बोलते हैं सेल्यूलर रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रिस्पायरेशन भी बोलते हैं, सेल्यूलर रिस्पायरेशन भी बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो जाएगा। आपने सिंपल वर्ड में क्या बोले कि भी रिस्पायरेशन जो है एरोबिक रिस्पायरेशन 5 स्टेप्स पर इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 ब्रीथिंग, सांस का लेना और छोड़ना। मतलब कि आपने क्या बोला कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड बॉडी, एटमॉस्फेयर और बॉडी के दरमियान गैसेस एक्सचेंज को ब्रीथिंग बोलते हैं। जब एटमॉस्फेयर और बॉडी के दरमियान गैसेस एक्सचेंज होगी, दूसरा प्रोसेस क्या होगा, लंग्स और ब्लड के दरमियान गैसेस का एक्सचेंज होना। अब ब्लड के अंदर गैसेस चली जाएंगे तो
ब्लड क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन करेगी। फिर क्या होगा, चौथा स्टेप, ब्लड और टिश्यूज के दरमियान गैसेस का एक्सचेंज होना। पांचवा स्टेप आपने क्या बोले कि जब टिश्यूज ऑक्सीजन को ले लेते हैं तो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे और रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई ये जो पहला स्टेप है जिसे हम पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीथिंग बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह मैं ये बोलूं कि ये जो स्टेप्स है, जहां से हमने क्या कहा कि ये जो बाकी के 4 स्टेप्स है, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। इन प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। यानी कि लंग से लेकर टिश्यू तक जो टिश्यूज यूटिलाइज करते हैं, यहां तक जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। जो ब्रीथिंग या पल्मोनरी रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। ठीक हो गया, पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। ये भी क्लियर हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और इसे क्या बोलेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। अब हम किसी बात करते हैं, क्या क्या देखें, हमने यहाँ पे लंग्स का वर्ड यूज किया, ऐसे किया ना, क्या हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर लंग्स ही यूज होते हैं, जो क्या लंग्स ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पर काम करते हैं? नहीं भाई, ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स, बाज ऑर्गेनिजम्स में लंग्स हो सकती है, बाज ऑर्गेनिजम्स लंग्स के अलावा किसी और बॉडी के पार्ट से क्या कर सकते हैं, रेस्पायर करते हैं। अब हम देखते हैं कि भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करते हैं। ठीक हो गया, ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपने एक टेबल बनाना है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स, भाई कौन से ऑर्गेनिज्म। दूसरे नंबर पे आपने क्या बोल रहे हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करनी। अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, या रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है तो वो किस तरह से जो है गैसेस एक्सचेंज करती है, रेस्पिरेशन में। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म हम लिखते हैं, हमारे पास आता है नंबर 1 पे अमीबा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अमीबा की। तो आपने क्या बोलना कि जो अमीबा है, अमीबा के केस में देखें, अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके पास कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो नहीं होता, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसके पास नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करेगा, रेस्पायर करेगा तो किसकी मदद से, सेल सरफेस की मदद से। किसकी मदद से रेस्पायर करते हैं, सेल सरफेस की मदद से क्या करता है, रेस्पायर करते हैं। तो पहला हमने क्या कहा कि एक ऑर्गेनिज्म लिया अमीबा, अमीबा की बात करें तो अमीबा के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, इसीलिए ये क्या करते हैं, अपने सेल सरफेस से एक्सचेंज करते हैं, सेल सरफेस से क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा हमने किसको लिया, हम लेते हैं प्लेनेरियम को लेते हैं। किस चीज को, प्लेनेरियम को लेते हैं। ठीक होगा, प्लेनेरियम की बात करें तो प्लेनेरियम के पास भी कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, प्लेनेरियम के पास भी कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। वो क्या करती है, सिर्फ अपने बोलने के बॉडी सरफेस से क्या करती है, रेस्पायर करती है, बॉडी सरफेस से क्या करेगी, रेस्पायर करेगी। यहां तक क्लियर हो गया। अमीबा क्या कर रहा है, सेल सरफेस से रेस्पायर कर रहा है, प्लेनेरियम बॉडी सरफेस से रेस्पायर कर रही है, दोनों के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते। इसी तरह तीसरे नंबर पे हम किसकी बात करते हैं, इंसेक्ट्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इंसेक्ट्स की बात करते हैं। इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रैकिया होते हैं। क्या होते हैं, ट्रैकिया। तो ये क्या करते हैं, ट्रैकिया की मदद से रेस्पायर करते हैं। इंसेक्ट के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रैकिया होते हैं, इसीलिए ट्रैकिया की मदद से क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। इसी तरह हम किसकी बात करें, फिशेस की बात करें। नेक्स्ट नंबर पे हम किसकी बात करें, फिशेस की बात करें तो फिशेस के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या प्रेजेंट होती है, गिल्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, गिल्स प्रेजेंट होती है। इसी तरह हम देखिए एम्फीबियंस की बात करें। नेक्स्ट नंबर पे किसकी बात करें, एम्फीबियन। एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस के केस में आपने क्या बोले कि एम्फीबियंस के केस में दो कैरेक्टर्स शो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या बोले कि एम्फीबियंस अगर टेडपोल स्टेज में, किस चीज में, अगर टेडपोल स्टेज में, तो ये एम्फीबियंस जो है ये क्या करेंगे, ये गिल्स की मदद से रेस्पायर करेंगे। किसकी मदद से, गिल्स की मदद से रेस्पायर करेंगे। लेकिन अगर एम्फीबियंस जो है वो एडल्ट स्टेज में, क्या चीज है, एडल्ट एम्फीबियंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एडल्ट एम्फीबियंस क्या करते हैं, तीन तरीके से रेस्पायर करते हैं। कितनी तरीके से, तीन तरीके से। एडल्ट एम्फीबियंस तीन तरीके से रेस्पायर करेंगे। अगर एम्फीबियंस, एडल्ट एम्फीबियंस पानी के अंदर है तो ये क्या करते हैं, स्किन की मदद से रेस्पायर करते हैं। कहां पे, अगर ये पानी के अंदर है, ठीक है, पानी के अंदर ये स्किन की मदद से रेस्पायर करते हैं।
अगर ये ईयर में है तो ये क्या कर सकते हैं, ये आपने बोला है कि बकल कैविटी से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, बकल कैविटी से भी रिस्पायर करते हैं। ये आपने बोला कि लंग्स की मदद से भी क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं। ये लंग्स की मदद से भी रिस्पायर करते हैं। अगर ये हवा में है, एयर में, तो ये बकल कैविटी से भी रिस्पायर करते हैं। ये लंग्स से भी क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं। तो एम्फीबियंस के केस में आपने ये बोला कि एम्फीबियंस अगर टेडपोल स्टेज में है तो ये गिल्स की मदद से रिस्पायर करेंगे। एडल्ट अगर वाटर के अंदर है तो स्किन की मदद से रिस्पायर करेंगे। अगर ये ईयर में है तो ये बकल कैविटी से भी रिस्पायर कर सकते हैं, ये लंग से भी रिस्पायर कर सकते हैं। इसी तरह मैं बोलूं, इसी तरह हम किसकी बात करें, इसी तरह आपने क्या बोल रहे हैं कि रेप्टाइल्स की बात करें, रेप्टाइल्स की, ठीक है। इसी तरह हम किसकी बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, साथ में प्लस आपने बोले कि बर्ड्स की बात करें। इसी तरह आपने बोले कि प्लस हम किसकी बात करें, मैमल्स की बात करें। किसकी बात करें, मैमल्स की बात करें। तो ये जो तीन चीजें हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इनके पास जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। इनके पास रिस्पायरेटरी ऑर्गन लंग्स होते हैं। ये लंग्स की मदद से रिस्पायर करते हैं। ऐसी टाइप ऑफ रिस्पायरेशन जो लंग्स की मदद से की जाती है, ऐसी टाइप ऑफ रिस्पायरेशन को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रिस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रिस्पायरेशन बोलते हैं। ऐसी टाइप ऑफ रिस्पायरेशन जो किसकी मदद से होगी, लंग्स की मदद से होगी, उसे क्या बोलेंगे हम, पल्मोनरी रिस्पायरेशन बोलेंगे। यहां तो क्लियर होगा। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल की बात करें तो ये लंग्स से रिस्पायर करते हैं। ऐसी टाइप ऑफ रिस्पायरेशन जो लंग्स की मदद से होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रिस्पायरेशन बोलते हैं।